हेलो सीबीएसई के क्लास 10 चैंपियंस बच्चों, आपके लिए आज मैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर का फास्ट रिवीजन वन शॉट लेकर आया हूं। और रिवीजन आपका फास्ट होना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ने में 1 घंटा लगाया था तो रिवीजन में भी 1 घंटा लगाएंगे। रिवीजन कर रहे हैं तो इसीलिए ये लेक्चर आपके लिए स्पेशली लेकर आया हूँ। एंड लाइफ प्रोसेसेस लिखा है, यानी एक प्रोसेस नहीं है। तो आप लोग न्यूट्रिशन में पढ़े होंगे, कौन सा, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। फिर आता है आपका रेस्पिरेशन, जहाँ फूड से एनर्जी बनने का प्रोसेस पढ़ते हैं हम लोग। हेलो सीबीएसई के क्लास 10 चैंपियंस बच्चों, आपके लिए आज मैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर का फास्ट रिवीजन वन शॉट लेकर आया हूं, क्योंकि आपका अभी यूनिट टेस्ट है, इसके बाद आपका मिड टर्म होगा। तो ये चैप्टर आपने वैसे पढ़ लिया है, लेकिन रिवीजन मांगता है और रिवीजन आपका फास्ट होना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ने में 1 घंटा लगाया था तो रिवीजन में भी 1 घंटा लगाएंगे, है ना। तो टाइम रिवीजन में बिल्कुल कम होना चाहिए, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। तो इसीलिए ये लेक्चर आपके लिए स्पेशली लेकर आया हूं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसको ज़रूर शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया है। और पर्सनल टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएगा, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस चैप्टर बायो का पहला चैप्टर है और डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से लाइफ प्रोसेस पढ़ने हैं। लाइफ प्रोसेसेस लिखा है, यानी एक प्रोसेस नहीं है, बहुत सारे प्रोसेस को मिला के लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। अब आपके सिलेबस में वो कौन कौन से प्रोसेस है जिनको मिलाकर हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो इसमें आपका पहला आता है न्यूट्रिशन। तो आप लोग न्यूट्रिशन में पढ़े होंगे, कौन सा, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। फिर आता है आपका रेस्पिरेशन, जहाँ फूड से एनर्जी बनने का प्रोसेस पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और रेस्पिरेशन के बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स में, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में भी, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन के बाद फिर आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन ह्यूमन बींग्स में और एक्सक्रीशन प्लांट्स में। और ये तमाम प्रोसेस को मिलाकर हम कहते हैं क्या, लाइफ प्रोसेसेस, जो चैप्टर का नाम है, ठीक है। क्लियर। अब पहला क्वेश्चन जो उठता है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, इनकी नीड क्या है बॉडी में। ये तमाम लाइफ प्रोसेसेस के जो एग्जाम्पल हैं, न्यूट्रिशन की क्या ज़रूरत है बॉडी में, रेस्पिरेशन की क्या ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टेशन की क्या ज़रूरत है, एक्सक्रीशन की क्या ज़रूरत है। तो ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, देखो आप, ठीक है, कि हमारे बॉडी में क्या, हमारे बॉडी में ब्रेकडाउन होता रहता है। हमारे बॉडी में ब्रेकडाउन होता रहता है, जो सब्सटेंस है वो टूटते रहते हैं, नए सब्सटेंस बनते रहते हैं, ठीक है। इसके लिए अगर हमें अपने बॉडी का मेंटेनेंस करना है तो रिपेयर और मेंटेनिंग वर्क ज़रूरी है। जो सब्सटेंस टूट रहे हैं वो रिपेयर होते रहें और उनका मेंटेनेंस होता रहे, ये ज़रूरी है। और रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए ही हमारे बॉडी में बहुत टाइप के लाइफ प्रोसेसेस चलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन तमाम प्रोसेस की नीड क्या है, तो नीड क्या हो गया, फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रक्चर। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रक्चर। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, हमारे बॉडी के जो सेल हैं, सेल में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल हैं, वो अपने उसी रूप में रहें और उनका रिपेयर और मेंटेनेंस होता रहे। इसीलिए ये सभी लाइफ प्रोसेसेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए अब इसमें सबसे पहला जो लाइफ प्रोसेस हमको पढ़ना है वो है न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हमको पता है न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है। न्यूट्रिशन होता है 2 टाइप का, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। तो पहले शुरुआत करते हैं ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक यानी न्यूट्रिशन से, ठीक है। तो न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है, हाँ सर 2 टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, ठीक है, डन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाता है। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रॉ मटेरियल को बदल देता है फूड में। ये न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। किस में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है, एल्गी में पाया जाता है ना, कुछ बैक्टीरिया में भी पाया जाता है कि नहीं।
अब बात आती है इसमें रॉ मटेरियल कौन से हैं, तो इसमें रॉ मटेरियल जो हैं वो यहाँ आपको साफ साफ नजर आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यही है रॉ मटेरियल। ठीक है, ये दोनों क्या है, रॉ मटेरियल। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सनलाइट की जो एनर्जी है वो क्लोरोफिल क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बदल दिया जाता है किसमें, ग्लूकोज में, ऑक्सीजन में और क्या, पानी में। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जो कहलाता है ये कहलाता है फोटोसिंथेसिस। क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। यानी प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, जिसमें खाना प्लांट खुद बनाता है, तो खाना बनाने के प्रोसेस को, फूड ग्लूकोज बनाने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का ये जो रिएक्शन है वो आपको याद होना चाहिए, 6CO2 + 12H2O एरो, यानी ये रिएक्टेंट हो गए, और प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, ग्लूकोज यानी C6H12O6, 6 ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन गैस क्या होगा, प्लांट इसको बाहर रिलीज कर देगा। तो यानी कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ये ऑक्सीजन किस प्रोसेस में बन रहा है, फोटोसिंथेसिस में बन रहा है, और साथ ही साथ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी बनते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लियर। तो प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना खुद बनाता है, लेकिन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकता, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होता है फूड के लिए। जैसे हम इंसान है ना, हमको अगर कुछ खाना है, जैसे हमको केला खाना है, सेब खाना है ना, सब्जी खानी है, तो मिलेगा तो प्लांट से ही ना। हम अपना केला खुद नहीं बना सकते, अपना फल थोड़ी बना सकते हैं, फल तो पेड़ ही बनाएगा, हम उसको खा सकते हैं। हमको अगर आलू की सब्जी बनानी है तो हम आलू की सब्जी बना सकते हैं, आलू तो प्लांट से ही मिलेगा। तो इसका मतलब हमारे अंदर और एनिमल्स में, फंजाई में क्या पाया जाता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। एनिमल्स और फंजाई यानी फंगस जो होता है, तो इन दोनों में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। बात समझ में आ गई, क्लियर। लेकिन थोड़ा सा अंतर है, मैं बताऊंगा डिफरेंट क्या है। एनिमल्स में भी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फंजाई में भी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन उस डिफरेंस को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में थोड़ा और पढ़ते हैं। और क्या पढ़ेंगे, अब आपने फोटोसिंथेसिस देख लिया, लेकिन फोटोसिंथेसिस में 3 इवेंट होते हैं, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये आपके एनसीईआरटी में यहाँ दिया हुआ है, द फॉलोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है, और ये इवेंट्स आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि फोटोसिंथेसिस के जो इवेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। पहला इवेंट है कि जो क्लोरोफिल है, कहाँ होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, ये पत्तियों में होता है। पत्तियाँ ग्रीन कलर की क्यों होती हैं, क्योंकि पत्तियों के सेल के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये ग्रीन कलर का होता है, और इसका काम क्या है, क्लोरोफिल का काम सनलाइट को एब्जॉर्ब करना है। तो सनलाइट में कौन सी एनर्जी है, लाइट एनर्जी, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ये पहला काम। फिर दूसरा काम क्या, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो पानी का मॉलिक्यूल है ना, इसको तोड़ा जाता है उसी एनर्जी का यूज करके, और अगर आप पानी को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा। यही आपका सेकेंड इवेंट है। बात समझ में आई। और थर्ड इवेंट होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिड्यूस हो जाता है किसमें, ग्लूकोज, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, यानी रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ये आपका थर्ड इवेंट है। बात समझ में आ गई। अब ये तीनों इवेंट जरूरी नहीं सीक्वेंस में हो, आगे पीछे भी हो सकते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली प्लांट्स क्या करते हैं, दिन में ही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और दिन में ही लाइट एनर्जी, सनलाइट होती है तो दिन में ही कार्बन डाइऑक्साइड को किस में बदल लेते हैं, ग्लूकोज में। लेकिन डेजर्ट प्लांट में ऐसा नहीं होता। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि डेजर्ट प्लांट में क्या होता है। डेजर्ट प्लांट में थोड़ा अलग से होता है। ठीक है, अलग से क्या होता है, देखो, डेजर्ट प्लांट टेकअप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। नॉर्मली प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं, दिन में, लेकिन डेजर्ट के प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं, रात में। और रात में उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके
एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और उसको बना के रख लिया रात में, है ना। और दिन में जब सनलाइट होगी, लाइट एनर्जी पड़ेगी, तो इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को फिर कन्वर्ट कर देंगे किस में? कार्बोहाइड्रेट में, है ना। तो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं लेते डेजर्ट के प्लांट? क्योंकि दिन में रेगिस्तान है ना, डेजर्ट के प्लांट कहाँ रहते हैं? डेजर्ट में। और डेजर्ट में दिन के समय बहुत धूप होती है, बहुत गर्मी होती है। तो अगर दिन के समय वो अपना स्टोमेटा ओपन करेंगे, पत्तियों में स्टोमेटल पोर होता है, तो अगर वो पोर ओपन होगा किस लालच में? कि कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए, तो उस चक्कर में उस पत्ती के अंदर जो पानी है, बहुत सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा ना, तो प्लांट में पानी की कमी हो जाएगी, क्योंकि प्लांट डेजर्ट का प्लांट है। तो डेजर्ट का प्लांट ये सोचता है कि मैं सबकी नकल करूंगा दूसरे प्लांट्स की, दिन में मैं कार्बन डाइऑक्साइड लेने जाऊंगा तो मेरा पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा। तो वो कमाल एक चालू पंथी दिखाता है, क्या? मैं रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूँ, बाकी प्लांट्स को लेने दो, उनके यहाँ तो इतनी गर्मी नहीं पड़ रही, उनके यहाँ पानी की कमी नहीं है, लेकिन मैं तो डेजर्ट का प्लांट हूँ ना, तो मैं रात में कार्बन डाइऑक्साइड लूँगा, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को बदल दूंगा एक दूसरे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में, और जब दिन में सनलाइट आएगी तो लाइट एनर्जी का, उस सन की एनर्जी का यूज़ करके उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को मैं बदल दूंगा किस में? कार्बोहाइड्रेट। तो यही एक अंतर है नॉर्मल प्लांट्स में और डेजर्ट प्लांट में, ठीक है। अब बात आई कार्बन डाइऑक्साइड की, तो प्लांट कोई भी हो, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा? एटमॉस्फेयर से। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिलना है तो कैसे मिलेगा? कुछ होना चाहिए तरीका, है ना। तो अगर तरीका मैं बताऊं तो प्लांट की पत्तियों में होता है स्टोमेटा, और स्टोमेटा में होता है स्टोमेटल पोर, ठीक है। दिख रहा है? ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी का, फिगर नंबर 5.3, ठीक है। तो यहां आप देख पा रहे हो ये स्टोमेटल पोर ओपन है और ये स्टोमेटल पोर क्लोज है, ठीक है। अब स्टोमेटल पोर का जो डायग्राम देख रहे हो, तो ये पोर मतलब छेद, और हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसी छेद से तो पत्तियों के अंदर जाता है। अच्छा, पत्तियों के अंदर जाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है? पत्तियों में, क्योंकि क्लोरोफिल कहाँ है? पत्तियों में। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? पत्तियों में। कैसे जाएगा? पत्ती में छेद होना चाहिए, उसी छेद को कहते हैं स्टोमेटल पोर। तो जब छेद बड़ा होगा तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, है ना। तो इसका मतलब स्टोमेटल पोर जब ओपन होगा, है ना, और ओपन वाले का डायग्राम ये है। तो जब स्टोमेटल पोर ओपन होगा तो और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? अंदर एंटर कर जाएगा, ऐसे एंटर कर जाएगा, ठीक है। और जब स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएगा, देखो लिखा है ना, ये ओपन वाला है ए वाला, और जो बी वाला डायग्राम है ये क्लोज स्टोमेटल पोर का डायग्राम है। तो जब ये क्लोज हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब ये स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग ये कंट्रोल कौन करता है? तो जैसे गेट पे गार्ड बैठता है, गार्ड गेट को खोलता है, बंद करता है, यानी गेट की ओपनिंग क्लोजिंग किसके हाथों में है? गार्ड में। तो यहां भी एक गार्ड है, उस गार्ड का नाम है गार्ड सेल्स। तो यहां जो ये आपको येलो कलर का दिख रहा है, ये येलो कलर किसका है? गार्ड सेल्स है। और स्टोमेटल पोर की ओपनिंग क्लोजिंग कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और ये चीज यहां लिखा भी है, देखो क्या लिखा है? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर इज ए फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, ठीक है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मार्क कर देता हूं यहां से लेकर यहां तक। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि स्टोमेटल पोर की ओपनिंग क्लोजिंग कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल कंट्रोल करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? और कैसे कंट्रोल होता है ये भी देखो, मैकेनिज्म, अगर मैकेनिज्म पूछेगा तो वो देख लो, है ना। मैकेनिज्म उसका मैं बता देता हूं। देखो, जब स्टोमेटल पोर ओपन होना होता है, यानी जब स्टोमेटा के पोर को ओपन करना है, तो बहुत सारा पानी गार्ड सेल्स के अंदर भर जाता है, यानी वाटर मूव्स इनटू द गार्ड सेल्स। अब पानी भर जाएगा तो गार्ड सेल्स क्या कर जाते हैं? स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं। और जब गार्ड सेल स्वेल कर जाएंगे तो स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब क्लोज करना है
तो जो अभी प्रोसेस समझाया है इसका ठीक अपोजिट होगा। क्या होगा अपोजिट? जब गार्ड सेल्स को, जब स्टोमेटल पोर को क्या करना है, स्टोमेटल पोर को क्लोज करना है, तो जो पानी अंदर मूव किया था वो पानी अब गार्ड सेल से बाहर मूव कर जाएगा। तो वाटर मूव्स आउट ऑफ द गार्ड सेल्स, और इस वजह से जो गार्ड सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। और जब गार्ड सेल्स सिकुड़ जाते हैं तो स्टोमेटल पोर क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और यही यहाँ पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो ये मैकेनिज्म भी आपसे पूछा जाता है, याद रहेगा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। आगे चले। ये एनसीईआरटी एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी एक्टिविटी इस बात को साबित करती है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होना ज़रूरी है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ 2 गमले लिए गए थे, दोनों गमलों को ग्लास जार से ढक दिया गया था कि सनलाइट पड़ेगी तो अंदर सनलाइट जा सके। और एक जार के बगल में जो प्लेट है उसमें हमने क्या रख दिया था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया था, और एक तरफ हमने गमले के बगल में कुछ नहीं रखा था। तो ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, ये इस ग्लास जार के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है इसे क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस गैस को एब्जॉर्ब करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को। तो अब इस ग्लास जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड खत्म। अब लाइट तो पड़ रही है पत्तियों में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ना होने की वजह से फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं होगा और पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनेगा नहीं, ठीक है। और एक चीज और, प्लांट ग्लूकोज बनाता तो है लेकिन जो उसको स्टोर करते समय ग्लूकोज को बदल देता है किसमें, स्टार्च में। तो प्लांट जो एनर्जी स्टोर या खाना जो स्टोर करता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। इसीलिए स्टार्च को कहा गया है इंटरनल एनर्जी रिजर्व। क्या कहा गया है, इंटरनल एनर्जी रिजर्व ऑफ द प्लांट। तो यहां भी पत्तियों में ग्लूकोज बनेगा, बनेगा क्या, नहीं बनेगा। क्यों, फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही नहीं, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पत्तियों में स्टार्च नहीं बनेगा। स्टार्च नहीं बनेगा तो स्टार्च के प्रेजेंस और एब्सेंस को पता लगाने के लिए एक टेस्ट होता है, आयोडीन टेस्ट, ठीक है। तो अगर आयोडीन के कुछ बूंदे आप अगर ऐसी चीज़ों में डालो जहां स्टार्च है तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है। लेकिन इन पत्तियों पे जब आप आयोडीन डालोगे तो पत्तियों का कलर ब्लू ब्लैक नहीं होगा। क्यों, आयोडीन है, स्टार्च है ही नहीं। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। लेकिन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ लाइट भी आ रही है, तो पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होगा, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बदल जाएगा स्टार्च में। और स्टार्च को कंफर्म करने के लिए जब आप आयोडीन सोल्यूशन की कुछ बूंदे डालोगे तो इस पत्तियों का कलर हो जाएगा ब्लू ब्लैक। यानी यहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ, यहाँ नहीं हुआ। यहाँ क्यों हो गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड था। यहाँ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रेजेंट था। तो ये एक्टिविटी पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, क्लियर। तो आप इस एक्टिविटी को भी अच्छे से पढ़ लेना। चले आगे, चलिए। तो ये तो हमारा हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब आते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म प्लांट से अपने फूड को डेराइव करता है, ठीक है। अब प्लांट से जो फूड मिलेगा, प्लांट से जो फूड मिलेगा, प्लांट से जो फूड मिलेगा वो हमेशा कॉम्प्लेक्स फूड होगा। क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फूड। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ये ज़रूरी है कि प्लांट से मिले हुए कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में क्या किया जाए, बदला जाए। प्लांट से मिले हुए कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में क्या किया जाए, बदला जाए, है ना। अब ये बदलेगा कौन, कौन बदलेगा, तो ये बदलेंगे बायोकैटलिस्ट, जिन्हें हम कहते हैं एंजाइम्स। इसका मतलब कि चाहे एनिमल्स हो, चाहे एनिमल हो या फंजाई, दोनों के शरीर में एंजाइम्स होते हैं जो कि प्लांट से मिले हुए कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में बदल देते हैं, ठीक है, क्लियर। तो बस अंतर ये है कि ये प्रोसेस तो हो गया डाइजेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइजेशन, है ना। और डाइजेशन के बाद
ये सिंपलर फूड का क्या होता है? सिंपलर फूड का बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब अंतर ये है एनिमल्स और फंजाई में। अंतर क्या है मैं बता रहा हूं। फंजाई में जो डाइजेशन होता है वो बॉडी के आउटसाइड होता है, यानी फंजाई एंजाइम्स को बाहर रिलीज करते हैं और कॉम्प्लेक्स फूड को अपने बॉडी के बाहर ही ब्रेक करते हैं सिंपलर फूड में। तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो आउटसाइड बॉडी होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, और फिर एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर होता है। एब्जॉर्प्शन इनसाइड बॉडी। बात समझ में आई? लेकिन एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स के केस में हम खाना खाते हैं तो खाना, प्लांट कॉम्प्लेक्स फूड हमारे बॉडी के अंदर ही ब्रेक होता है, तो डाइजेशन भी अंदर हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी अंदर हो रहा है। तो दोनों में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो है, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लियर? कि फंजाई में डाइजेशन बॉडी के बाहर, यानी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में जो एंजाइम्स ब्रेक करते हैं वो बॉडी के बाहर, फंजाई के बॉडी के बाहर ब्रेक करते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर होता है। और एनिमल्स में जो डाइजेशन है और जो एब्जॉर्प्शन है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो डाइजेशन कहाँ होता है? डाइजेशन बॉडी के अंदर, इनसाइड बॉडी, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन ये भी इनसाइड बॉडी। बात समझ में आ गई? क्लियर? अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से एक मिलता जुलता और न्यूट्रिशन है, वो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्या? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्योंकि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कई पार्ट में बटा हुआ है ना। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कई पार्ट में बटा हुआ है, होलोजोइक है ना, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। तो वैसे भी इसके भी फर्दर 3 टाइप्स होते हैं। तो एक अलग से न्यूट्रिशन और आता है, वो होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में यहां बताया गया। देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म मतलब दूसरे प्लांट या एनिमल को बिना मारे उनसे खाना लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बालों में जुएं पड़ जाते हैं, जुएं यानी लाइस। तो वो जुएं क्या कर रहे हैं? वो कहाँ से उनको खाना मिल रहा है? आपका खून चूस रहे हैं, है ना, और आपको मार भी नहीं रहे हैं। यही है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो एनसीईआरटी में साफ साफ बताया गया है, क्या बताया गया है कि सम ऑर्गेनिज्म derive nutrition from plants or animals without killing them। बिना मारे उनसे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और इसके एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन आपको कहाँ कहाँ दिखाई देता है। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन आपको कस्कुटा, अमरबेल में दिखता है, टिक्स में दिखता है, लाइस में दिखता है, लीचेस और टेपवर्म। ठीक है, हो सकता है मैच द कॉलम में आए, तो आप ये सब ध्यान रखना। कस्कुटा, टिक्स, टिक्स मतलब कुत्तों में जो कीड़े होते हैं शरीर पे, जो उनका खून चूस रहे हैं, वो है ना। तो कस्कुटा, टिक्स, लाइस, लीचेस और टेपवर्म। ठीक है, डन। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमने हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो पढ़ लिया, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो ह्यूमंस में होता है वो थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। यानी ह्यूमंस में कैसे डाइजेशन होता है और कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। तो उसके लिए भगवान ने इंसानों को दे रखा है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और ये कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। अब डायग्राम देखो, ये रहा माउथ यानी बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो शुरू होता है बक्कल कैविटी से यानी माउथ से, और ख़त्म कहाँ होता है? एनस पे। तो ये जो मस्कुलर ट्यूब है जो बहुत लंबी है, इसी मस्कुलर ट्यूब को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है,
और इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल में रिदमिक मूवमेंट होता है जो खाने को हमेशा आगे की तरफ पुश करता है, और इसी रिदमिक मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिस। क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिस। लिखा है द लाइनिंग ऑफ कैनाल। लाइनिंग मतलब समझ रहे हो? लाइनिंग मतलब दीवार। जैसे मान लो ये पाइप है, तो पाइप की ये हो गई दीवार ना, तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसकी जो दीवार है वो वॉल किसकी बनी है? मसल्स की। और इस मसल्स की जो दीवार है, लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज मसल दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिदम में, ताकि हमेशा फूड को क्या कर सके? आगे की तरफ पुश कर सके। और इसी मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये होता है, इट अकर्स ऑल अलोंग द गट, यानी पूरे माउथ से लेकर एनस तक आपका ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जो खाने को हमेशा आगे की तरफ पुश करता है। यानी आपने खाना माउथ के बाद निगल लिया तो ओइसोफेगस में आएगा, ओइसोफेगस से ढकेला जाएगा तो स्टमक में आएगा, स्टमक से ढकेला जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस, और एनस से फिर अनडाइजेस्टेड फूड बाहर। ठीक है, क्लियर? अब अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, आपको पता ही है कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कॉम्प्लेक्स फूड जो प्लांट से खा रहे हैं उसको सिंपलर फूड में कौन ब्रेक करेगा? एंजाइम्स। तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले खाना कहाँ आता है? बक्कल कैविटी में। तो बक्कल कैविटी में कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी एमाइलेज, जो किसको ब्रेक करता है? स्टार्च को। हमने पढ़ा था ना कि फोटोसिंथेसिस से जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज को प्लांट किस में बदल देता है? स्टार्च में। तो अगर हम आलू खा रहे हैं तो स्टार्च मिलेगा, चावल खा रहे हैं स्टार्च मिलेगा। तो जैसे ही आपने आलू या स्टार्च मतलब किसी खाने को मुंह में रखा बक्कल कैविटी में, तो उसमें जो स्टार्च होगा उसको यहाँ सलाइवरी एमाइलेज किस में बदल देगा? सिंपल शुगर में। किस में बदल देगा? सिंपल शुगर में। ठीक है, डन? चल, क्लियर? अब फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन। देखो यहां लिखा है ना, यहां लिखा है द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। द फूड इज मिक्स थॉरोली विद द सलाइवा। ठीक है, इसके बाद जो फूड है वो कहाँ मूव कर जाता है? वो मूव कर जाता है फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक। मतलब माउथ से पहले ओइसोफेगस में आता है खाना, और ओइसोफेगस से पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट के कारण लगातार फॉरवर्ड पुश होता है और कहाँ जाता है? स्टमक में। स्टमक में निकलता है गैस्ट्रिक जूस। क्या निकलता है? स्टमक में निकलता है गैस्ट्रिक जूस, डाइजेस्टिव जूस कह लो या गैस्ट्रिक जूस कह लो। ये देखो लिखा है ना, क्लियर? और इस डाइजेस्टिव जूस या गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो जूस निकलता है उसमें तीन चीज होती है: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन, और म्यूकस। तो जब खाना हमारे पेट में आता है तो स्टमक की दीवालों में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो गैस्ट्रिक जूस बनाता है, जिसमें तीन चीज़ें पाई जाती हैं: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन एंजाइम को। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेक करता है। जो भी खाओगे खाना, उसमें जो भी प्रोटीन होगा वो प्रोटीन यहाँ सबसे पहली बार टूटेगा, क्योंकि ऊपर तो स्टार्च ब्रेक हुआ था, ना फैट ब्रेक हुआ ना प्रोटीन ब्रेक हुआ। तो प्रोटीन सबसे पहली बार कहाँ ब्रेक होता है? स्टमक में। और एसिड से बचाने को, एसिड से हमारे स्टमक को बचाने के लिए जो म्यूकस की लाइनिंग पाई जाती है। ठीक है, तो ये तीनों का अलग अलग फंक्शन है। फिर खाना आगे बढ़ता है तो खाने को क्या मिलता है? खाना आगे बढ़ जाता है कहाँ? स्टमक से कहाँ जाएगा? स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स होते हैं वो एल्कलाइन मीडियम पे काम करेंगे, लेकिन खाना जो आ रहा है वो एसिडिक आ रहा है। तो ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है क्या? बाइल जूस। जो क्या करता है? जो बाइल जूस करता है वो दो काम करता है। पहला काम, एसिडिक फूड को एल्कलाइन में बदल देता है, और दूसरा काम क्या करता है? दूसरा काम करता है कि जो खाना आया था स्टमक से, उस खाने में जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स थे, फैट के क्या थे? बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स, उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, यानी फैट का एमल्सिफिकेशन कर देता है। ये आपका पहला काम होता है जब खाना स्टमक से कहाँ आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में।
देख रहे हो? ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये काम, ये प्रोसेस क्या है? ये फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स, लार्ज ग्लोब्यूल्स, ये स्मॉल ग्लोब्यूल्स, है ना? लार्ज ग्लोब्यूल्स, स्मॉल ग्लोब्यूल्स। और ये किसने किया? बाइल सॉल्ट या बाइल जूस ने कह लो, है ना? और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को कहते हैं एमल्सिफिकेशन। तो एसिडिक फूड को एल्कलाइन में बदलना और फैट का एमल्सिफिकेशन करना, ये किसका काम है? ये बाइल जूस के या बाइल सॉल्ट का काम है। ठीक है, अब खाना आगे और बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पैंक्रियाज, ये पैंक्रियाज दिख रहा है, ये पैंक्रियाज है, यहां से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। और पैंक्रियाटिक जूस में दो एंजाइम होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को ब्रेक करता है, और एक होता है आपका क्या? लाइपेज। लाइपेज किसको ब्रेक करता है? लाइपेज ये जो स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स है इन्हें ही ब्रेक करता है, और छोटे ग्लोब्यूल्स में। तो लाइपेज एंजाइम क्या करेगा? पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला लाइपेज एंजाइम ये आपका स्मॉल ग्लोब्यूल्स को और छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करेगा। यानी लाइपेज एंजाइम की इफिशियंसी कौन बढ़ा देता है? कौन सा प्रोसेस? एमल्सिफिकेशन, यानी बाइल सॉल्ट। क्योंकि लाइपेज एंजाइम को इस बड़े वाले फैट को नहीं तोड़ना है, इस छोटे वाले फैट को तोड़ना है। तो लाइपेज एंजाइम की इफिशियंसी बढ़ गई। लेकिन अगर ये एमल्सिफिकेशन प्रोसेस नहीं होता तो लाइपेज एंजाइम को अगर सीधे ये वाला फैट तोड़ना पड़ता तो बहुत मुश्किल होती, है ना? तो इसीलिए खाना जब स्टमक से आया था तो पहले ही खाने में जो एसिडिक नेचर है उसको एल्कलाइन में बदल दिया और बड़े बड़े फ्लैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ दिया, ताकि आगे चल के जब पैंक्रियाटिक जूस से लाइपेज एंजाइम आएगा तो उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो आसानी से इन फैट के ग्लोब्यूल्स को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। ठीक है, अब खाना इसके बाद इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन में और आगे बढ़ता है। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में और आगे बढ़ता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों में ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती है? ग्लैंड्स। द वॉल, देखो क्या लिखा है, द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच सेक्रीट इंटेस्टाइनल जूस। और इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है? जो भी खाने में जो अभी तक टूटा था उसे और तोड़ देता है, और फाइनली आपको एंड प्रोडक्ट मिल जाता है। क्या क्या एंड प्रोडक्ट मिल जाता है? ग्लूकोज का एंड प्रोडक्ट क्या मिल जाता है? बताओ, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट क्या मिल जाता है? ग्लूकोज। प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या मिल जाता है? एमिनो एसिड। और फैट का एंड प्रोडक्ट मिल जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका खाने का जो डाइजेशन का प्रोसेस वो खत्म हो गया। तो इसीलिए कहा गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को बिल्कुल छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए जो कुछ होना चाहिए वो सब कुछ प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, फर्दर कुछ नहीं बचा, है ना? फिर अब बचा हुआ जो खाना है वो कहाँ पहुँचता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो है सिर्फ पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन नहीं होता। डाइजेशन खत्म हो जाता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो ये एंड प्रोडक्ट हैं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ही विलाइज के मदद से एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, और फिर अनडाइजेस्टेड फूड एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, और इस तरीके से हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा न्यूट्रिशन। अब आ जाते हैं रिस्पिरेशन पे। रिस्पिरेशन का सिंपल सादा मतलब क्या है? रिस्पिरेशन का बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। रिस्पिरेशन का मतलब है कि जो हमने खाना खाया, अभी जो डाइजेशन प्रोसेस आपने पढ़ा ना, डाइजेशन के बाद जो चीज़ें मिली, क्या मिली? ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये सब ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अब खाना इसका मतलब ब्लड में आ गया है, लेकिन खाना हमने क्यों खाया? एनर्जी मिले।
तो खाने से एनर्जी कहाँ मिलेगी? सेल में। तो ब्लड खाने को लेकर जाएगा सेल तक, और सेल में क्या होगा? सेल में इस फूड को बदला जाएगा किस में? एनर्जी में। और यही प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। तो फूड से एनर्जी ऑब्टेन करने के प्रोसेस को ही रेस्पिरेशन कहते हैं। अगर इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो ये हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। अब एनसीईआरटी में एक फ्लो चार्ट दिया है। इस फ्लो चार्ट से आप पूरे रेस्पिरेशन को समझ सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं फूड की, तो फूड का मतलब आपको दिमाग में क्या लाना है? ग्लूकोज लाना है। क्या? तो ग्लूकोज, तो ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है। ठीक है। अब जो ग्लूकोज ब्रेक होता है, यानी जो रेस्पिरेशन है, ये 2 स्टेप का प्रोसेस है, 2 स्टेप प्रोसेस। 2 स्टेप होते हैं ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में। पहला स्टेप क्या होता है? पहले स्टेप में आप देखो, ये जो ग्लूकोज है 6 कार्बन का मॉलिक्यूल, ये ब्रेक होता है पायरुवेट में। कहां ब्रेक होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में। तो ये आपका हमेशा पहला स्टेप होगा। ठीक है, क्लियर? अब पायरुवेट के बाद अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो एरोबिक रेस्पिरेशन है तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? बोलो हाँ कि ना? हाँ। तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो फिर ये जो पायरुवेट है, जो कहाँ बना था? साइटोप्लाज्म में। जैसे ये सेल है, ठीक है, ये सेल का, ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये न्यूक्लियस, और बाकी तरफ साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज किस में बदला था? पायरुवेट में। अब ये पायरुवेट है, कहाँ एंटर कर जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन, जो हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन गया ब्लड में, तो ऑक्सीजन जो सेल तक, ब्लड ऑक्सीजन को लेकर कहाँ तक जाएगा? सेल तक। तो सेल तक जो ऑक्सीजन पहुंचा, उस ऑक्सीजन की मदद से इस पायरुवेट को ब्रेक कर दिया जाएगा किस में? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और साथ ही साथ क्या रिलीज होगी? एनर्जी। तो ये रहा सेकेंड स्टेप। तो पहले स्टेप में भी एनर्जी रिलीज हो रही है, और एरोबिक रेस्पिरेशन के सेकेंड स्टेप में भी एनर्जी रिलीज हो रही है। पहला स्टेप साइटोप्लाज्म में हो रहा है, और एरोबिक रेस्पिरेशन का जो दूसरा स्टेप है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रेस्पिरेशन के कारण प्रोड्यूस हो रही है। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है वो कहाँ से पैदा हुआ? इसी प्रोसेस से तो पैदा हुआ। ठीक है। लेकिन कभी कभी हमारे बॉडी में जब एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होती है, जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ साथ हमारे मसल के सेल में, हमारे मसल्स के सेल में जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी यानी लैक होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो ये पायरुवेट लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, और इसके साथ साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ताकि यहाँ से भी एनर्जी मिल सके और यहाँ से भी एनर्जी मिल सके, और जो एनर्जी की डिमांड है वो पूरी हो सके। तो ये जो पाथवे है ये भी 2 स्टेप का हुआ। ग्लूकोज से पायरुवेट पहला स्टेप, और पायरुवेट से लैक्टिक एसिड दूसरा स्टेप। लेकिन ये ऑक्सीजन के एब्सेंस, कमी में हो रहा है, तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक एग्जाम्पल और है, वो है ये वाला पाथवे। यानी कि यहां आपको जो 3 रास्ते नजर आ रहे हैं, इस 3 रास्ते में ये वाला जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है, और ऊपर वाले जो 2 हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल है। क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल है। बात समझ में आई? क्लियर? अब देखो, अब एक ऑर्गेनिज्म होता है ईस्ट। ईस्ट आपने सुना होगा, है ना? शराब बनाने के लिए ईस्ट ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा अंगूर से वाइन बनाई जाती है, तो अंगूर किसका सोर्स है? कार्बोहाइड्रेट, है ना? अंगूर फल है, फल में कार्बोहाइड्रेट, फल मीठा होता है तो किसी ना किसी शुगर के कारण होगा, है ना? हो सकता है उसमें ग्लूकोज की जगह कुछ और हो, है ना? तो अंगूर से क्या मिला? खाना मिला, ग्लूकोज या कुछ और शुगर, वो बदल जाएगा किस में? पायरुवेट में।
पहला स्टेप कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में, और थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज होगी। अब ये पायरुवेट को ईस्ट का जो सेल है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस पायरुवेट को बदल देता है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और साथ ही साथ क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो इथेनॉल है यही तो शराब है। तो अगर अंगूर को लेकर शराब बनाओगे तो वो हो जाएगा वाइन, अगर जौ को लेकर शराब बनाओगे तो वो हो जाएगा क्या? बियर, है ना। तो अलग अलग सोर्स से शराब बनाई जाती है तो उस सबका नाम अलग अलग होता है, वाइन, विस्की, बियर, वोडका, है ना। तो ये सोर्स के वजह से इसका नाम अलग अलग है। मन सभी में इथेनॉल रहा है, बना सभी इथेनॉल ही रहे हैं, लेकिन ये कौन मदद करता है? वो ऑर्गेनिज्म का नाम है ईस्ट। तो ये दोनों एनारोबिक रिस्पिरेशन है, ये वाला एरोबिक है। तो आपको इसके प्रोडक्ट याद होने चाहिए, ठीक है। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ठीक है। तो ये क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। तो आपसे कोई भी पाथवे पूछ सकता है या तीनों पाथवे पूछ सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर हमें ग्लूकोज को ब्रेक करना है तो ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? ऑक्सीजन आएगा जब हम सांस लेंगे। तो सांस लेने के लिए हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे काम करता है? तो ये रहा ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। ये शुरू कैसे होता है? नेजल पैसेज से शुरू होता है, फिर कहाँ जाता है? फेरिंग्स के पास, फेरिंग्स से होते हुए कहाँ जाता है? लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद कहाँ जाता है? ट्रैकिया, ट्रैकिया से जाता है आपका कहाँ? ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से दो पाइप अलग अलग हो जाती है तो वो हो जाती है ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के बाद लास्ट में ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस पे जाकर एंड होती है, इसी को कहते हैं एल्वुलाई, ठीक है। अब सांस अंदर बाहर में दो चीज़ों का रोल है, ये डायफ्राम का और ये पसलियों का। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा ये जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जाकर फ्लैट हो जाता है। तो डायफ्राम फ्लैट हो जाता है और जो पसलियां हैं वो लिफ्ट होती हैं, है ना। इस वजह से जो ऑक्सीजन है वो अंदर की तरफ जाकर एल्वुलाई में आकर भर जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या हुआ? भर गई। ऑक्सीजन कहाँ भर गई? एल्वुलाई में भर गई। यहाँ है मान लो ऑक्सीजन, ठीक है। अब एल्वुलाई के चारों तरफ कैपिलरीज का नेटवर्क पाया जाता है, और वो कैपिलरीज में क्या बह रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज होकर ब्लड में चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर एल्वुलाई में आ जाएगा। और जब हम वापस सांस छोड़ेंगे तो ये एल्वुलाई, एल्वुलाई से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से होते हुए ट्रैकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स होते हुए नेजल पैसेज से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है वो एल्वुलाई में हो रहा है। एल्वुलाई के बाहर जो ब्लड है उस ब्लड और एल्वुलाई के बीच में हो रहा है। ये इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम इनहेल करते हैं, ड्यूरिंग इनहेलेशन हमारी जो पसलियाँ हैं वो लिफ्ट होती हैं और डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। यानी डायफ्राम पहले ऐसे होता है और ये नीचे जाकर ये फ्लैट हो जाता है ड्यूरिंग इनहेलेशन। और जब आप एक्सहेल करोगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब सांस बाहर छोड़ने के बावजूद भी हमारे एल्वुलाई में थोड़ी बहुत हवा लंग्स में रहती है, ठीक है, ताकि एक्सचेंज के लिए सफिशिएंट टाइम मिल सके। नहीं तो आप तुरंत सांस बाहर छोड़ दोगे तो फिर एक्सचेंज कैसे होगा, है ना। तो इसीलिए लिखा है कि द लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज ए सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। तो चाहे आप कितनी भी सांस बाहर छोड़ दो, आपके लंग्स में हमेशा कुछ ना कुछ हवा बची रहती है, जिसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। और ये इसीलिए रहती है ताकि हवा और जो ब्लड है उसके बीच कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता रहे, ठीक है। बात समझ में आई? ऑक्सीजन हमेशा ब्लड में एब्जॉर्ब होती रहे और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वुलाई में रिलीज होती रहे। नहीं तो आप सांस लेके छोड़ दोगे तब तक तो बहुत कम समय मिलेगा एक्सचेंज का, तो इतने कम समय से काम थोड़ी चलेगा, ठीक है। और एक चीज़ और है, हमारा जो ब्लड है
ब्लड में जब ऑक्सीजन गया तो ब्लड में कौन सी चीज़ ऑक्सीजन को लेके जाती है? तो उसके लिए हमारे आरबीसी में एक पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और उस रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। तो जब ऑक्सीजन ब्लड में जाता है तो वो इसी हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है, और इसीलिए लिखा है कि हीमोग्लोबिन का हैज़ ए हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, लगाव बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड में आएगा हीमोग्लोबिन उसको अपने से जोड़ लेगा, और फिर जहाँ जहाँ हीमोग्लोबिन जाएगा वो अपने साथ लेकर जाएगा, है ना। जैसे मान लो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोला कि गर्लफ्रेंड को कि आओ तुम मेरे साथ आओ, हम लोग घूमने चलते हैं। या आपके मम्मी पापा ने बोला मम्मी को आओ चलते हैं घूमने, तो जहाँ जहाँ पापा जाएंगे मम्मी साथ में जाएंगी। बस वही चीज़ है, जहाँ जहाँ हीमोग्लोबिन वहाँ वहाँ ऑक्सीजन। ठीक है, चलो, तो ये हो गया रेस्पिरेशन। अब आते हैं नेक्स्ट है आपका, वो है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में हमको ये समझना है कि ट्रांसपोर्टेशन में एक बहुत बड़ा रोल है किसका? अगर ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन आप पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन बींग्स में अगर ट्रांसपोर्टेशन आपको पढ़ना है तो दो चीज़ों के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक तो ब्लड के बारे में और दूसरा हार्ट के बारे में। ये दो चीज़ों का ही खेल है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ब्लड की बात करें तो जो हमारा ब्लड है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है। ब्लड का जो लिक्विड वाला पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा में सेल्स क्या होते हैं? सस्पेंडेड। क्या होते हैं? सेल्स आर सस्पेंडेड। तो सेल्स और प्लाज्मा इन दोनों से मिलके होता है ब्लड। अब सेल्स कौन कौन सी होती हैं? तो सेल्स में आरबीसी आ जाएंगी जिसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है, डब्ल्यूबीसी आ जाएंगी और प्लेटलेट्स आ जाएंगी। ठीक है, डन। अब ये जो प्लाज्मा है ये हमारा बहुत चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करता है। प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, हमारा जो खाना है फूड उसका भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, हमारा जो हार्मोन है उसका भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, हमारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया है उसका भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। यानी प्लाज्मा से इतनी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। और ऑक्सीजन वो आरबीसी में पाए जाने वाला जो हीमोग्लोबिन है उसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि ब्लड किन किन चीज़ों का कौन ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, फिर हार्ट का काम क्या है? इसी ब्लड को क्या करना? पंप करना। तो हार्ट जो एक पंपिंग ऑर्गन है, हार्ट को पता है कि ब्लड में ये सारी चीज़ें हैं और इनको सही जगह ले जाना है, तो ब्लड को लगातार पंप करना पड़ेगा ताकि बॉडी के हर पार्ट तक वो ब्लड पहुंच जाए। तो ब्लड को पंप करने के लिए भगवान ने हमें एक मस्कुलर ऑर्गन दिया है, वो है हार्ट। ठीक है, हार्ट के अलग अलग चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो ये 4 चैम्बर होता है। किसमें? बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर का बना होता है। बर्ड्स और मैमल्स में ये 4 चैम्बर का हार्ट होता है। ठीक है, क्लियर। और 3 चैम्बर का कहाँ होता है? ये रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में होता है। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में होता है। ठीक है, और ये 2 चैम्बर का हार्ट होता है, ये मछलियों में होता है। ठीक है, डन। चलो, अब हार्ट जो 4 चैम्बर का होता है इंसानों में, मैमल्स, इंसान तो मैमल्स ही है, तो 4 चैम्बर हार्ट होगा। अब वो जो 4 चैम्बर हैं वो चैम्बर होते कौन कौन से हैं? बहुत सिंपली आप ऐसे एग्जाम में डायग्राम आए तो हार्ट का डायग्राम बनाना मुश्किल होता है, तो आप ऐसे बना दो। ऊपर वाले जो 2 चैम्बर होते हैं वो छोटे होते हैं, नीचे वाले 2 चैम्बर बड़े होते हैं। तो देखो, बड़े चैम्बर, छोटे चैम्बर। ऊपर वाले चैम्बर को कहा जाता है आर्ट्रियम। तो ये राइट साइड हो जाएगा, तो ये राइट आर्ट्रियम। आप ऐसे देखो, ये मेरा राइट साइड है तो मेरा हार्ट का इधर वाला हिस्सा भी तो राइट होगा। ठीक है, तो ये हो गया राइट आर्ट्रियम। नीचे वाला वेंट्रिकल, तो ये राइट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, डन। यही चीज यहां दिखाई गई है।
दिख रहा है? हाँ देखो, ये वाला चैम्बर राइट आर्ट्रियम और उसके नीचे वाला चैम्बर राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ब्लड सबसे पहले किस चैम्बर में आता है? ब्लड सबसे पहले आता है राइट आर्ट्रियम में। ये देखो ब्लड आया। कौन ला रहा है? लाता है वेना कावा। वेना कावा क्या है? वेन्स है। ठीक है, तो वेना कावा के थ्रू जो ब्लड है, कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आता है? राइट आर्ट्रियम में। ठीक है, क्लियर? तो याद रखना, वेना कावा शरीर की सबसे बड़ी वेन है, लार्जेस्ट वेन। और वेन का डेफिनेशन यह है कि हमेशा ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ लाती है। वेन्स का काम ही यही है, ब्लड को हार्ट की तरफ लाना, टूवर्ड्स हार्ट। तो ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स हार्ट आ रहा है, तो ये कौन लाएगी? कोई ना कोई वेन, उस वेन का नाम है वेना कावा। ठीक है, अब राइट आर्ट्रियम से ये ब्लड कहाँ जाएगा? ये ब्लड जाएगा कहाँ? ये जाता है किसमें? राइट वेंट्रिकल में। किस में जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अच्छा एक चीज और, वेंट्रिकल्स की दीवारें मोटी होती हैं। क्या होती है? मोटी होती हैं। तो यहां मैं इन दीवारों को मोटा करके दिखा रहा हूं, है ना? मोटा दिखा रहा हूं ना? चलेगा? चलेगा नहीं सर, दौड़ेगा। दौड़ेगा। क्यों दौड़ेगा? क्योंकि भाई लॉजिकली सही है। क्लियर? वेंट्रिकल्स की दीवारें क्यों मोटी होती हैं? उसके पीछे भी रीजन है, पूछा गया है। तो वेंट्रिकल्स जब पंप होती हैं तो मतलब वेंट्रिकल्स को पंप करना होता है ब्लड को दूर तक, तो वो प्रेशर ज्यादा चाहिए, इसीलिए दीवारें मोटी होंगी तो ज्यादा प्रेशर से पंप कर पाएगा। ठीक है, अब देखो ब्लड कहाँ है? राइट वेंट्रिकल में। अब ये राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कहाँ? एल्वुलाई ऑफ लंग्स। एल्वुलाई में जाएगा, लंग्स में जाएगा। क्यों? याद करो, सांस लोगे तो ऑक्सीजन आया एल्वुलाई में, और इधर से ब्लड से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना? तो एल्वुलाई का ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगा और ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वुलाई में आ जाएगा। फिर सांस बाहर छोड़ोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, तो ये एल्वुलाई ऑफ लंग्स में आएगा। तो यहां क्या होगा? एक्सचेंज होगा किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड, तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल कर एल्वुलाई में आ जाएगा और एल्वुलाई का ऑक्सीजन अब किस में आ जाएगा? ब्लड में। तो अब ब्लड कैसा हो जाएगा? तो जब एल्वुलाई से बाहर निकलेगा ब्लड तो वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। तो यहां से अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट आर्ट्रियम में। तो आप क्या देख रहे हो? ये एक सिंगल साइकिल बन रही है। तो इस साइकिल में, एक सिंगल साइकिल में, एक साइकिल में 2 बार ब्लड एंटर कर रहा है, 2 टाइम्स ब्लड एंटर। कहां कहां? एक बार यहां एंटर किया ब्लड हमारे हार्ट में, और फिर हार्ट से बाहर निकलकर दोबारा फिर एंटर किया हमारे हार्ट में। तो इसे ही कहते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब एक चीज और, राइट वेंट्रिकल से एल्वुलाई तक लेकर कौन जाएगा? तो लेकर जाएगा आपका पल्मोनरी आर्टरी। तो इस ब्लड वेसल को क्या कहेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। डन। और एल्वुलाई ऑफ लंग से लेफ्ट आर्ट्रियम तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाएगा? ये हो जाएगा पल्मोनरी वेन। तो जहां पल्मोनरी वर्ड आ गया वहां कहीं ना कहीं लंग से जुड़ा हुआ है, तो हार्ट और लंग, तो वर्ड पल्मोनरी आएगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आया? लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेकिन लेफ्ट आर्ट्रियम से पूरे बॉडी में नहीं जा सकता क्योंकि इसकी दीवारें पतली हैं, तो ये वापस से कहां आएगा?
आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवारें मोटी हैं, तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड भर जाएगा, ये ब्लड भर गया था, अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बहुत प्रेशर के साथ ब्लड बाहर निकलेगा और पूरे बॉडी में फैल जाएगा। और ये जब बाहर निकलेगा तो ये कहाँ से बाहर निकलेगा, किस जगह से बाहर निकलेगा, ये निकलेगा एओर्टा से। इसको कहाँ से निकालूं, हाँ, जो शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी होती है। तो आर्टरी हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है बॉडी ऑर्गन्स तक, और वेन्स हमेशा ब्लड को टुवर्ड्स हार्ट लाती है, ठीक है। अब क्योंकि यहां से जो ब्लड निकल रहा है, ये वाला जो ब्लड निकल रहा है, ये प्रेशर के साथ निकल रहा है, इसीलिए आर्टरी की दीवारें मोटी होती हैं, थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं, ताकि वो प्रेशर को, हाई प्रेशर को झेल सके, ठीक है। तो ये हो गया डबल सर्कुलेशन भी, आपको सीक्वेंस भी पता चल गया, पल्मनरी आर्टरी पल्मनरी वेन का काम भी पता चल गया, और साथ ही साथ ये डायग्राम आप देख लो, देख लो, राइट आर्टरी में आया, राइट वेंट्रिकल में गया, फिर ये पल्मनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ गया, एल्वुलाई में, फिर एल्वुलाई से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मनरी वेन्स के थ्रू कहाँ आया, लेफ्ट आर्ट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर यहाँ से पंप हुआ तो एओर्टा के थ्रू पूरे शरीर में। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है, क्लियर। और इसको और अच्छे से समझाया है कि जब आर्टरी से, एओर्टा से ब्लड बॉडी में जाएगा तो आगे चल के ये आर्टरी अलग अलग कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होकर सेल्स में पहुंच जाए। इसीलिए ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। कैपिलरीज बहुत पतली होती हैं, उनकी थिकनेस केवल एक सेल जितनी होती है, तो 1 सेल थिक, ठीक है, समझ में आया। और डबल सर्कुलेशन भी समझ में आ गया। और आप ये देख रहे हो कि हमारे हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इन दोनों चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड है, और कभी भी ये दोनों मिक्स नहीं होते, सेपरेट रहते हैं। क्यों? ताकि ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट करने की इफिशिएंसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे, और ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन से ज़्यादा एरोबिक रिस्पिरेशन होगा, और ज़्यादा एरोबिक रिस्पिरेशन से क्या होगा, ये देखो, है ना, ये एरोबिक रिस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड मिक्स नहीं होगा, तो मतलब जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्योर है, भरा हुआ है ऑक्सीजन के साथ। और ऐसा ब्लड जब सेल्स तक पहुंचेगा तो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, और उस ऑक्सीजन से क्या, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और उस एनर्जी का यूज करके बर्ड्स और मैमल्स अपने बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर पाएंगे। इसीलिए लगातार उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और इसीलिए भगवान ने उनको ऐसा बनाया है कि उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता, ताकि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होने की इफिशियंसी बनी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी पैदा होती रहे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था ट्रांसपोर्ट इन किस में, ये था आपका ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस में। अब हम प्लांट्स में की बात कर लें, है ना, अब हम प्लांट्स की बात कर लें। आ जाओ, अब आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत सिंपल है, दो चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन, दो चीज़ों का देखना है हमको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करते हैं, दो ही टिश्यू हैं जो हेल्प करते हैं, एक है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम, ठीक है। तो प्लांट्स में दो चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक है वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स, पानी और पानी में डिजॉल्व मिनरल्स, वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स। और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, वो हो रहा है जाइलम के थ्रू। किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। और इसमें दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स काम कर रहा है ट्रांसपिरेशन, जो सक्शन यानी पुल की तरह काम कर रहा है,
यानी पानी को ऊपर खींच रहा है ना, और दूसरा जो फोर्स काम कर रहा है वो रूट प्रेशर है, जो पानी को पुश कर रहा है, ऊपर ढकेल रहा है। तो ये दोनों फोर्स मिलके जाइलम की मदद से जाइलम के अंदर अंदर पानी को रूट से पहुंचा देते हैं पत्तियों तक। तो मिट्टी से पानी और डिसॉल्व मिनरल्स कहाँ आ जाते हैं? रूट में। अब रूट का जाइलम स्टेम के जाइलम से कनेक्टेड है, स्टेम का जाइलम पत्तियों के जाइलम से कनेक्टेड है। तो एक बार जाइलम में पानी और मिनरल्स आ गए तो ये प्रेशर उस पानी को ढकेलता है ऊपर की तरफ और ट्रांसपिरेशन उसको खींचता है। तो ये ढकेल भी रहा है, ऊपर वाला खींच भी रहा है, तो ये जाइलम से होते हुए पानी पत्तियों तक पहुंच जाता है। और पत्तियों को क्यों पानी चाहिए? याद करो, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो वाटर नहीं मिलेगा पत्तियों में, पत्तियों तक वाटर नहीं पहुंचेगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? ठीक है। और इसका डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड होता है, हमेशा अपवर्ड। ठीक है। तो ये तो हो गया पानी और डिसॉल्व मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन। अब दूसरी चीज का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है फूड, यानी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उसके साथ साथ एमिनो एसिड। और इसके ट्रांसपोर्टेशन को एक खास नाम दिया गया है, क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। बात समझ में आ गई? तो फूड और एमिनो एसिड, यानी फूड क्या है? फूड कैसे बनता है? फोटोसिंथेसिस से। और फोटोसिंथेसिस से जो फूड बना जैसे ग्लूकोज, वो क्या है? पानी में सॉल्युबल है। तो फूड यानी ग्लूकोज को हम क्या कहेंगे? सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ग्लूकोज और एमिनो एसिड, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है फ्लोएम के थ्रू। किसके थ्रू होता है? फ्लोएम के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? फ्लोएम के थ्रू होता है। तो फ्लोएम के थ्रू फूड और एमिनो एसिड का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसका एक स्पेशल नाम है, उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है। अब फ्लोएम के दो कंपोनेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। जाइलम के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रैकिड्स और वेसल्स, ये पूछा जाता है। ठीक है। और फ्लोएम के दो कंपोनेंट होते हैं, वो होते हैं सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। अब खाना कहाँ बनता है? खाना बनता है पत्तियों में। अब वो जो खाना बना है वो पत्तियों से हो सकता है स्टोर होने के लिए रूट में जाए, या हो सकता है पत्तियों से ऊपर फ्रूट में जाए। यानी कि जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है वो अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड, दोनों डायरेक्शन में होता है। तो ट्रांसलोकेशन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, लेकिन जो पानी का ट्रांसपोर्टेशन है वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो ये ध्यान रखना है कि ट्रांसलोकेशन बोथ अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है। जैसे मान लो पत्तियों में खाना बना, अब उसको स्टोर करना है रूट में, तो फ्लोएम, पत्तियों का जो फ्लोएम है वो स्टेम के फ्लोएम से कनेक्टेड है, स्टेम का फ्लोएम रूट के फ्लोएम से कनेक्टेड है। यानी एक पाइप बन के तैयार रहती है। खाना यहाँ बनेगा, इस फ्लोएम के थ्रू आएगा और आकर रूट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। और फिर अगर रूट से मान लो फ्रूट में जरूरत पड़े तो वो खाना फ्रूट सीड तक पहुंच जाएगा, बर्ड तक पहुंच जाएगा। ठीक है। क्लियर? चलिए, अब आता है लास्ट जो लाइफ प्रोसेस पढ़ना है वो है एक्सक्रीशन। ठीक है। तो एक्सक्रीशन में हमको सबसे पहले पढ़ना है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अच्छा, एक चीज और, ये डायग्राम देकर अगर आपसे पूछे कि ये किस चीज का डायग्राम है, तो ऐसा लग रहा है ना कि जड़ों से कुछ चीजें खींची जा रही है। तो क्या? तो मिट्टी का पानी जड़ में आएगा, जड़ से स्टेम में, स्टेम से पत्तियों में। तो ऊपर की तरफ कौन खींचता है? पुल कौन करता है? ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन क्या करता है? पानी का और मिनरल्स का अपवर्ड मूवमेंट में तो हेल्प करता ही है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता ही है, साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन से प्लांट ठंडा भी रहता है ना।
तो ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन इट फ्रॉम रूट टू लीव्स, यानी रूट से लेकर पत्तियों तक, जो कि रूट से लेकर पत्तियों तक जो पानी और मिनरल्स डिजॉल्व्ड हैं उनका अपवर्ड मूवमेंट और एब्जॉर्प्शन में ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है। साथ ही साथ इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर को, प्लांट को ठंडा रखने में भी मदद करता है ट्रांसपिरेशन। और साथ ही साथ रूट प्रेशर भी क्या कर रहा है, रूट प्रेशर भी, द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट। ठीक है, यानी कि दिन के समय जैसे आप ये देख रहे हो कि ये दोनों फोर्स मिलके पानी को ऊपर पहुंचा रहे हैं पत्तियों तक। तो दिन के समय ट्रांसपिरेशन के वजह से ज़्यादा पानी पहुंचता है, यानी ये ज़्यादा ताकतवर होता है। और रात के समय जब धूप नहीं है तो फिर ये वाला ताकतवर नहीं रहेगा। तो रात के समय में रूट प्रेशर आपका ताकतवर होता है। इसीलिए लिखा है कि एट नाइट द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज मोर, लेकिन ड्यूरिंग द डे जब स्टोमेटा ओपन हो गया और जब ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो जो मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है जाइलम में, जो पानी को ऊपर पहुंचाता है, वो ट्रांसपिरेशन होता है। तो दिन का मेजर ड्राइविंग फोर्स ट्रांसपिरेशन और रात के समय मेजर ड्राइविंग फोर्स वो होता है रूट प्रेशर। ठीक है, चलिए, तो ये सब तो हो गया। अब आ जाते हैं एक्सक्रीशन पे। एक्सक्रीशन में सबसे पहले हमको एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। तो उसके लिए एक्सक्रीशन का मतलब समझ में आना चाहिए। तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? हमारे बॉडी में बहुत सारे वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं? वेस्ट। तो हमारे जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसका नाम है यूरिया। हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट, हार्मफुल वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो यूरिया है। और ये यूरिया हमारे बॉडी में कहाँ पाया जाता है? मैंने आपको बताया था, याद करो। प्लाज्मा। प्लाज्मा किसका पार्ट है? ब्लड का। तो ब्लड के प्लाज्मा में ही यूरिया होता है। यानी हमारा जो यूरिया बनता लीवर में है और लीवर से बनने के बाद आ जाता है ब्लड में। तो यूरिया हमारे ब्लड में रहेगा तो हमारा ब्लड खराब हो जाएगा ना। तो इसका मतलब यूरिया को बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो यूरिया को बॉडी से बाहर निकालना मतलब एक हार्मफुल वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट या हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया फ्रॉम द बॉडी या फ्रॉम द ब्लड इज नोन एज एक्सक्रीशन। ये डिफिनीशन आ सकती है एग्जाम में। डिफाइन एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन को डिफाइन कर लोगे, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिया फ्रॉम द बॉडी या फ्रॉम द ब्लड इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो अगर हम ब्लड से यूरिया अलग करते जाएं तो ब्लड हमारा प्यूरिफाई होता रहेगा। और ये काम कौन करता है? ये काम हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। अब हमारा जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किन किन चीज़ों से बना है? तो देखो, ध्यान से देखो। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड्स पेयर ऑफ किडनी, 2 किडनी से बना है। पेयर ऑफ यूरेटर, ये 2 पाइप निकल रही है, इसको यूरेटर कहते हैं। तो 2 पाइप 2 यूरेटर से मिलके बना है। एक यूरिनरी ब्लैडर, ये थैला दिख रहा है जहां यूरिन स्टोर होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। तो 2 किडनी, 2 यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा से मिलके बना होता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, अब इसमें सब काम अलग अलग कर रहे हैं। किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है यूरिया का फॉर्मेशन करना, यूरिन का फॉर्मेशन करना। यूरिया यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलता है ना, तो यूरिन का फॉर्मेशन किडनी करता है। यूरेटर क्या करता है? यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम करता है। यूरिनरी ब्लैडर का काम है यूरिन को स्टोर करना और यूरेथ्रा का काम है यूरिन को रिलीज करना। और ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि कौन सा पार्ट है जो यूरिन को स्टोर करता है। तो यहां साफ साफ लिखा है कि यूरिन इज प्रोड्यूस इन द किडनी, passes through the ureter where it is stored in urinary bladder until it is released through urethra। तो एक बनाता है, एक ट्रांसपोर्ट करता है, एक स्टोर करता है और एक रिलीज करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर? अब जो हमारा किडनी है,
किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं और इसीलिए लिखा है कि नेफ्रॉन इज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी। हमारे किडनी का जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है उसे क्या कहते हैं? उसे नेफ्रॉन कहते हैं। और एक नेफ्रॉन ऐसा दिखता है, ठीक है। अब नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। नेफ्रॉन का डायग्राम बनाने को कहेगा तो आप ऐसे बनाना, ठीक है। ये देखो कप शेप का दिख रहा है, ये होता है बोमेंस कैप्सूल। ये जो कप शेप का दिख रहा है ये बोमेंस कैप्सूल होता है, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। क्लियर? ठीक है। अब देखो, और बोमेंस कैप्सूल के अंदर एक कैपिलरीज का नेटवर्क होता है और वो नेटवर्क कहलाता है क्या? ग्लोमेरुलस। तो ये जो रेड कलर का जो कैपिलरीज का नेटवर्क है ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस। तो ये ब्लड को क्या करता है? ब्लड इधर से आ रहा है, कौन सा ब्लड? जिसमें यूरिया है, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड आएगा, उसको फिल्टर करने का काम ग्लोमेरुलस करेगा। और कई चीजें, जब चीजें फिल्टर की जाती है, जैसे चाय को छानते हैं तो चाय छन के नीचे आ जाती है, उसी तरह अगर ग्लोमेरुलस ब्लड को फिल्टर करेगा तो कई सारी चीजें छनकर नीचे आ जाएंगी। जो चीजें छनकर नीचे आ जाएंगी उसे कहेंगे फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट को कलेक्ट करने का काम बोमेंस कैप्सूल करता है। अब इस फिल्ट्रेट में क्या है? इस फिल्ट्रेट में ग्लूकोज है, पानी है, सॉल्ट है, यूरिया है। अब ये फिल्ट्रेट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, क्या करेगा? जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये कौन सा पार्ट है नेफ्रॉन का? नेफ्रॉन का ये वाला ट्यूबुलर पार्ट है। तो ट्यूबुलर पार्ट में ये जो फिल्ट्रेट में काम की चीजें हैं, काम की चीजें क्या क्या है? काम की चीजें हैं आपका ग्लूकोज। क्या है? देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, काम की चीजें हैं ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट और बहुत सारा पानी। तो जो काम की चीजें, यूरिया काम का नहीं है, लेकिन फिल्ट्रेट में पानी है, बॉडी को चाहिए, हो सकता है ग्लूकोज बॉडी को चाहिए, तो इसको बाहर क्यों फेंकने दे, इसको वापस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो फिल्ट्रेट में जो काम की चीजें हैं वो सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। किस पार्ट में? इसी ट्यूबुलर पार्ट में। कब? जब ये फिल्ट्रेट आगे आगे गुजरता है ना, तो इस फिल्ट्रेट में जो काम की चीजें हैं वो सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, वापस से ब्लड में आ जाती हैं। ग्लूकोज आ गया, एमिनो एसिड आ गया, ठीक है। और ये फिल्ट्रेट धीरे धीरे आगे बढ़ता है, काम की चीजें एब्जॉर्ब होती जाती हैं। और जब ये फिल्ट्रेट कहां पहुंचता है? कलेक्टिंग डक्ट में। ये डायग्राम देखो, ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। तो यहां जब पहुंचता है तो ये बन जाता है क्या? ये बन जाता है यूरिन, ठीक है। अब यहां से जब आगे जाएगा तो ये सब पार्ट तो नेफ्रॉन का था, और नेफ्रॉन कहां होता है? किडनी में। तो यानी किडनी में यूरिन बन गया। अब ये यूरिन निकलेगा किडनी से, तो किडनी से निकलेगा तो कहां जाएगा? ये पाइप में, यूरेटर में, फिर यूरेटर से होते हुए कहां जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर हमारा नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रहता है, ठीक है, लिखा है, क्लियर। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra. The bladder is muscular, so it is under nervous control. तो हमारा ब्लैडर जब भर जाता है तो ये हमारे दीवालों पर प्रेशर लगाता है और हमें एक इच्छा होती है कि हमको यूरिन जाना चाहिए। और जब वो यूरिन यूरेथ्रा से बाहर निकलता है तो उस यूरिन में यूरिया भी तो है, वो तो हमने सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब नहीं किया था, क्योंकि वो तो बेकार चीज़ है, उसको बॉडी में वापस क्यों ले। और यूरिन के रास्ते बाहर यूरिया भी चला जाता है। तो यूरिन में पानी, थोड़ा बहुत सॉल्ट और यूरिया रहता है, तो वो यूरिया यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो यूरिनेशन यानी वॉशरूम जाने का जो अर्ज है, इच्छा है, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम के अंडर आता है और नर्वस सिस्टम में कुछ फंक्शन क्या होता है? वॉलंटरी होता है, ठीक है।
तो ये तो हो गया। अब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एग्जाम में पूछा जाता है। फिर लास्ट में आता है एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्लांट में अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो प्लांट के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? जैसे हमारे लिए यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो हम बाहर निकाल देते हैं। प्लांट के लिए क्या है? तो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बना, तो प्लांट को थोड़ी चाहिए ऑक्सीजन, प्लांट को तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन बनाता है वो ऑक्सीजन प्लांट के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो पहला एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया ऑक्सीजन। दूसरा एक्सेस वाटर। क्या? एक्सेस वाटर, एक्सेस पानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट हो जा रहा है पत्तियों से, वो भी क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ठीक है। फिर बहुत सारे प्रोडक्ट प्लांट की पत्तियों में स्टोर होते हैं, तो मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल्स, है ना। तो पत्तियों के सेल में जो सेल्यूलर वैक्यूल्स हैं उनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड होता है ये भी प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है। पत्तियों में स्टोर्ड रहता है, तो पत्तियां जब गिरती हैं तो ये वेस्ट प्रोडक्ट भी गिर जाता है। फिर रेजिन और गम्स, ये भी प्लांट के लिए क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कहाँ स्टोर रहता है? ओल्ड जाइलम में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है। तो ऑक्सीजन, एक्सेस वाटर, स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड इन लीव्स, सेलुलर वैक्यूल्स, और रेजिन और गम्स जो कि ओल्ड जाइलम में स्टोर होता है, ये सब प्लांट के लिए एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है जिसको प्लांट बाहर निकाल देता है। ठीक है। तो ये हमारा पूरा लाइफ प्रोसेस चैप्टर एंड हो गया। आई थिंक यहाँ आपको बढ़िया फास्ट ट्रैक रिवीजन मिला होगा। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि आप तक पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम है उस चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करना और टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ मैं अपने हर सेशन का PDF शेयर करता हूँ, मैं आपको हैंड रिटन नोट शेयर करता हूँ, आपको क्वेश्चन पोल के फॉर्म में पूछता हूँ ताकि आप पोल के फॉर्म में आंसर दे सकें, और इससे आपका रिवीजन होता रहता है। तो बहुत ही मैंने जो टेलीग्राम बनाया है वो सोच समझ के बनाया है, और इस पर कंटेंट बिल्कुल आपके पढ़ाई वाला मैं डालता रहता हूँ डेली। तो अगर आप इससे जुड़े रहेंगे तो आप ही को फ़ायदा मिलेगा, है ना। तो ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।